राजस्थान के अलवर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा कि राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर में उस वक्त ये हमला किया गया जब वो एक सभा को संबोधित कर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच करतारपुर चौराहे पर उनका काफिला पहुंचा ही था कि भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूट गए। हालांकि इस हमले में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं राकेश टिकैत ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हमला प्रायोजित था। बरवाल चौराहे पे राकेश टिकैत जी के गाड़ी पे भाजपा के और इस हमले के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है। राकेश टिकैत का कहना है कि मुझ पर हमला कराना बीजेपी का षड्यंत्र है। हमलावर सांसद और बीजेपी अध्यक्ष का करीबी है, ये आरोप टिकैत लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के विरोध में अभी एक्शन नहीं लेंगे, बैठक में हम अपनी अगली रणनीति को तय करेंगे। ऐसी घटनाएं हुई तो बीजेपी सांसद विधायक सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। सीधे तौर पर बीजेपी पर इस अटैक का आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत और बीजेपी को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी आगे और तो फिर बीजेपी के विधायक और सांसद सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर बैठक करेंगे और बैठक के बाद हमें इस पर क्या एक्शन लेना है, इसकी आगे की रणनीति तय करेंगे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत पर हमले के बाद अब किसान गुस्से में है। नेशनल हाईवे 24 पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जाम लगा दिया गया। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर के पास केएमपी को भी किसानों ने बंद कर दिया। अलवर पुलिस ने हालांकि इस हमले में जो शामिल लोग हैं उनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, तीनों पर किसान इकट्ठा हो गए और वहां जाम लगा दिया, बंद कर दिया बॉर्डर को। अलवर में राकेश टिकैत पर हमला किया गया। उनके काफिले की गाड़ियों को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद किसान नाराज हो गए हैं और दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों ने प्रदर्शन किया, जाम कर दिया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली गाजीपुर बॉर्डर की, जो कि दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ती है। इस बॉर्डर पर जाम लगा दिया, दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। इधर केएमपी यानी कि कुंडली, मानेसर और पलवल का जो एक्सप्रेसवे है उस रास्ते पर भी जाम लगा दिया किसानों ने। साथ ही दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाला जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर भी किसानों ने जाम लगा दिया। टिकैत पर हमले के बाद हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के रास्ते पर भी किसानों ने जाम लगा दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन भी किसानों ने बंद कर दी है, जिसके बाद वहां पर लंबा जाम लगा और लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। राकेश टिकैत पर अलवर में हुए हमले के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर उतरे किसानों ने अलग अलग जगह जाम लगाकर प्रदर्शन कर रास्तों को जाम कर दिया है। नेशनल हाईवे 24 पर भी प्रदर्शन किया गया और जो दिल्ली के लगे हुए बॉर्डर्स हैं, राजस्थान के बॉर्डर्स हैं, हरियाणा के बॉर्डर्स हैं, वहां पर भी प्रदर्शन करते हुए रास्ते को जाम कर दिया। एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे की करीबी जिस मिस्ट्री गर्ल की तलाश पिछले 15 दिनों से चल रही थी, एनआईए ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला का नाम मीना जॉर्ज है। एनआईए को शक है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने में ये सचिन वाजे की मदद करती थी। मीना नोट काउंटिंग मशीन के साथ सचिन वाजे से मिलने के लिए दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल भी गई थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद मीना जॉर्ज की एनआईए की टीम ने तलाश शुरू की। मीना जॉर्ज ठाणे के मीरा रोड पर मौजूद एक फ्लैट में रहती थी, जो सचिन वाजे के घर के करीब है। 401 नंबर का यह फ्लैट पीयूष गर्ग के नाम के शख्स का बताया जा रहा है। अब खबर के मुताबिक एनआईए ने मकान मालिक से भी इस मामले में पूछताछ की है और यहां एनआईए ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जा रहा है कि ये महिला जो है सचिन वाजे की करीबी है और उसको सब जानकारी थी कि सचिन वाजे कहाँ जाता है, क्या करता है, किसके पास से पैसे वसूल करता है। इसी बीच में एनआईए ने और एक खुलासा किया है। सचिन वाजे को न सिर्फ डिस्कोटेक, पब्स, होटल और बियर बार से पैसे मिलते थे, बल्कि मुंबई में जहाँ जहाँ पर गैम्बलिंग कहते हैं उनसे भी वो वसूली करता था और इस वसूली में उसका साथ देता था बुकी नरेश। अब इस पूरे मामले में एनआईए और भी लोगों की तहकीकात कर रही है और बहुत जल्द ही बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन इस बीच सचिन वाजे के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से बड़ी गाड़ी की जिम्मेदारी लेने का एक मैसेज मिला था। ये मैसेज तिहाड़ में बंद इंडियन मुजाहिदीन के तहसीन अख्तर ने भेजा था।
खबर के मुताबिक उसने टेलीग्राम के जरिए यह संदेश भेजा था। एनआईए को सुराग मिले हैं कि इस मैसेज को पोस्ट करने के लिए जेल के भीतर संदेश अंडरवर्ल्ड के गुर्गे के जरिए भेजा गया। ये गुर्गा मुंबई के चर्चित जे शूटआउट केस में दोषी है और अभी ये गुर्गा अस्पताल में इलाज करा रहा है। एनआईए अब जल्द ही इससे भी पूछताछ कर सकती है इस मामले में। और इस बीच एंटीलिया मामले में एनआईए ने एक और ऑडी कार बरामद की है जिसका नंबर है MH04FZ6561। एनआईए को शक है कि यह कार मनसुख की मौत से ठीक पहले सचिन वाजे और विनायक शिंदे ने इस्तेमाल की थी। इसी कार से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी इंडिया न्यूज के हाथ लगा है जिसमें फ्रंट सीट पर सचिन वाजे और विनायक शिंदे साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस कार की फॉरेंसिक जांच अब करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार सचिन वाजे के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। एनआईए को शक है कि जिस ऑडी में वाजे और शिंदे नजर आ रहे हैं, इसी कार में मनसुख की हत्या की गई और हत्या के ठीक पहले इस कार का इस्तेमाल किया गया। अब तक एजेंसियां इस मामले में कुल 8 गाड़ियां जब्त कर चुकी है, बरामद कर चुकी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता एजाज खान से पूछताछ के बाद अब एनसीबी एक्शन में है। 2 जगह पर छापेमारी की गई है और 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी नवी मुंबई और जोगेश्वरी इलाके में हुई है। छापेमारी में एनसीबी ने अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बरामद की हैं। कोकीन, एमडी और हेरोइन जब्त की गई है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर एजाज खान से ही जुड़े हुए हैं। एजाज खान की गिरफ्तारी के बाद जो है एनसीबी ने उससे कई सारे राज उगलवाए हैं। एजाज खान ने जो जानकारी दी उसके बाद में जो है नवी मुंबई और जोगेश्वरी इलाके में छापेमारी करके ड्रग्स बरामद की गई। एनसीबी सूत्रों की माने तो एजाज खान जो है मुंबई की पेस्ट्री पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था और उसका कारोबार जो है न सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात में बल्कि राजस्थान और भी कई जगह फैला हुआ था। और इस बीच डोंगरी में दाऊद इब्राहिम की फैक्ट्री संभालने वाले दानिश चिकना को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। दानिश चिकना को कोटा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और लंबे चेज के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उसकी गाड़ी से कुछ ड्रग्स भी बरामद किए गए। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि दानिश की कई मामलों में तलाश थी और वो पिछले काफी वक्त से फरार चल रहा था। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान से विवाद शुरू हो गया है। धारापुरम में एक सभा में उदयनिधि ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर की वजह से हुई है। उदयनिधि के इस बयान पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने कहा कि वो डीएमके नेता की ऐसी बयानबाजी से आहत हैं। उन्होंने कहा कि उदयनिधि कृपया अपने चुनाव प्रचार के लिए मेरी मां के नाम का उपयोग न करें। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। उदयनिधि स्टालिन, बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यातनाएं और दबाव सुषमा स्वराज बर्दाश्त नहीं कर सकी, अरुण जेटली बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए उनकी मौत हो गई। जिसके बाद बांसुरी स्वराज ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपने चुनाव प्रचार के लिए मेरी मां के नाम का उपयोग न करें। आप जो कह रहे हैं वो गलत है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरी मां को अत्यंत सम्मान दिया। हमारे बुरे समय में भी पीएम मोदी और पार्टी हमारे साथ खड़ी रही और मदद की। आपके बयान ने हमें ठेस पहुंचाई। हमारे साथ हैं बांसुरी स्वराज जो कि एक एमिनेंट लॉयर हैं और बेटी हैं फॉर्मर मिनिस्टर सुषमा स्वराज की। मैम, एक स्टेटमेंट दिया है उदयनिधि ने जो कि बेटे हैं स्टालिन के, बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स जो कहा जाए। आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट्स के बाद उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने कमेंट किया है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूं कि जो उन्होंने बोला है वो सरासर झूठ है और बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट करा है। मैं और मेरा परिवार बहुत आहत है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जितना आदर और सम्मान मेरी माँ को दिया, मैं तो उनके लिए आजीवन ऋणी हूँ उसके लिए। और उनका इतना सपोर्ट था मेरी माँ के कार्यशैली के तरफ। देखिए,
बाद ने जितने भी बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस करे, जितने लोगों की मदद करी, ये सब वो इसलिए कर पाए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्ट था, उनका वरदहस्त था। और इसलिए ऐसी स्टेटमेंट करना ये बहुत ही नकारात्मक राजनीति का प्रमाण है। रही बात माफ़ी मंगवाने की, तो मैं बस आपको बताऊं कि माफ़ी मंगवाने से तो बेहतर है कि मैं तमिलनाडु की जनता से ये अपील करूं कि वो जज और ज्यूरी की भूमिका निभाते हुए चुनावी परिणाम में दिखाएं उदय जी को कि जो उनके झूठ हैं उनकी भागीदारी में तमिलनाडु की जनता नहीं है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली लाने वाली एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी जिले की निकली है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी। मामला खबरों में आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी निकला है। ये एम्बुलेंस श्याम सन्स हॉस्पिटल, डॉक्टर अलका राय, रफीनगर, बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड है। बाराबंकी पुलिस ने अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस रफीनगर पते पर लगातार जा रही है, लेकिन ये पता भी फर्जी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस का आरटीओ रजिस्ट्रेशन साल 2017 में ही खत्म हो गया था। और इस बीच एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि मुख्तार अंसारी 2013 से ही यूपी वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये गाड़ी जिस अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है, उन्होंने इस पर सफाई दी कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है बाराबंकी में। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, मैंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट की है एसपी, डीएम, डीआईजी, डीजीपी और मुख्यमंत्री को, और मैं उस चिट्ठी को भेज नहीं पा रही हूँ डाक से क्योंकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है। इसलिए मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है और यूपी के न्याय प्रणाली पे भी भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैलती जा रही है। नए केस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। अप्रैल में पिछले साल सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो गया है। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 469 लोगों की जान गई है। हालांकि 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुल कोरोना केस 1,23,03,131 है। अभी कुल एक्टिव केस 6,14,696 हैं। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों की जान भी यही महाराष्ट्र में जा रही है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 43,183 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के लिहाज से महाराष्ट्र दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि मुंबई में 8,646 नए मामले सामने आए और 18 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसों की संख्या 81,000 से ज्यादा है। और इस बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। नागपुर में कोरोना के 4,108 नए केसेस सामने आए हैं। नागपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 517 नए केस मिले हैं और 5 लोगों की जान गई है। जबकि केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,506 नए मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,288 नए मामले मिले हैं। यहां 5 लोगों की जान गई है। जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,594 केस सामने आए हैं और 14 लोगों की जान चली गई है। ऐसे ही गुजरात में कोरोना के 2,640 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान इन 24 घंटों में 11 लोगों ने गुजरात में अपनी जान गंवाई। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।